नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने तंज कसा, किसने निशाना साधा और क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनावी प्रचार भी जोरों शोरों से जारी है। तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से कम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद इतने अद्भुत है। मैं एक और बात कह सकता हूं, चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे। क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वेमुलावाड़ा के भगवान राजन्ना की सौगंध खा रहे थे और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। प्रियंका ने कहा, आज देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। इसके लिए आपकी मदद करने के बजाय मोदी सरकार ने आपको 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। तमाम आरोप प्रियंका गांधी लगाती हुई नजर आई। इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है, क्योंकि आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है मोदी जी के राज में कि जो आम जनता है वो अपना गुजारा कर ही नहीं पा रही है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आप खेती में मेहनत करो, आपके पास रोजगार है तो रोजगार करो या ठेकेदारी पे नौकरी करो, दिहाड़ी मिले, फिर भी चाहे परिवार में 2-2 सदस्य काम करते हो, फिर भी आपको ये महसूस होता है कि कमाई पूरी नहीं हो रही है। इसके आपके लिए स्कीम लाने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? आपको एक 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया और वो 5 किलो राशन में वो कहते हैं कि उनको पूरी तरह से ये इनकी समझ है कि वही आपके लिए काफी होना चाहिए, लेकिन वो काफी हो नहीं रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया था। ये तमाम आरोप यहां पर अमित शाह लगाते हुए नजर आए। राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहां यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में चुनावी जनसभा संबोधित करते नजर आए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? जो देश को खंडित करे, जो देश को विभाजित करे। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, संविधान में लिख दिया है। और ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता रहता है, पढ़ता है नहीं, पढ़ता है नहीं, मालूम है नहीं। उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने, और सारे सनातनी थे, सारे हिंदू थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने ये तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहती है। हरियाणा में चल रही सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम ने दावा किया कि हरियाणा सरकार मजबूत स्थिति में है। विपक्ष की तरफ से सरकार गिराने को लेकर महज भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है, इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। इधर 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। ऐसे में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि उन्हें इस बारे में लिखित जानकारी नहीं मिली है और फिलहाल सरकार इंटैक्ट की स्थिति में है। ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज है जो हमेशा हमें देखने को मिली। हमारे बहुत जो संवैधानिक
हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं, कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। जहां तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, हाँ, तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 कांडा जी हैं, वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, जैसे पहले सरकार चल रही थी वैसे ही चल रही है। इधर हरियाणा के गुरुग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पुन्हाना विधानसभा की दर्जनों गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से वोट की अपील की। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं मेवात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप मुझे वोट करें, जिससे मैं आपके काम आ सकूं और मेवात को सही मायने में उसका हक दिला सकूं। जो वादे जनता से किए हैं वो सभी वादे पूरे करेंगे। इतने जोश भरे माहौल के अंदर मेरे को यहाँ पिरंगवा के अंदर बुलाया और आने वाले समय को इस जोश को कायम करते हुए 25 तारीख को भी कमल के बटन के ऊपर दबा करके मेरा सहयोग करें और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है कि साथ देंगे। जो मेरी तरफ से जो वायदा था वो था रेलगाड़ी चलाने का, तो हमने खाता खुलवा दिया है भारत सरकार का यहाँ पर रेल लाइन चलाने के लिए और खाते में पैसे भी डलवा दिए हैं इस बजट के माध्यम से, पिछली बार जो बजट हुआ था। और आने वाले 5 साल के अंदर जो रेलगाड़ी हमने वायदे के तौर के ऊपर लोगों को कहा था कि चलवाएंगे, इन 5 साल के अंदर हम चलवा करके दिखाएंगे। जो उपलब्धियां हमने करी हैं उसके ऊपर आज के दिन हम वोट मांग रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जो रह भी जाती हैं उसके ऊपर भी अमल करेंगे। नीति आयोग के मार्फत मेवात को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर करवाया था तो उसके अंदर मैं भी शरीक हूँ और मेवात के अंदर उस वजह से काफी जो काम हुए हैं उसके अंदर मैं भी अपने आप को हिस्सेदार मानता हूँ। उनको कह चुका हूँ कि भाई इस बार तुम मेरे को अपने आप का साथी मानो, मुझे भी मेवात। गोहाना में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी महंगाई में हरियाणा को नंबर 1 बताया है। आज 10 साल के बाद किसी में नंबर 1 है हमारा, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ये परिस्थिति बना दी और कर्जे में डूब गया। 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। ना 1 यूनिट बिजली की बढ़ाई उन्होंने, ना एक मेट्रो बढ़ा, कुछ भी कहा कि ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई संस्था बनाई जैसे हमने बनाई थी जगह जगह पे, लेकिन कर्जा 4.5 लाख करोड़ कर दिया। तो इस बात को लोग समझ चुके हैं, अच्छी प्रकार से समझे। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं। इधर सियासी हलचल के बीच एमएलए नयनपाल रावत ने बयान दिया है। निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के समर्थन पर नयनपाल रावत ने कहा कि सरकार के साथ था और साथ ही रहूंगा। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी को अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का हक है और जहां से शायद किसी को मिलती है वहीं पर व्यक्ति जाता है। उन्होंने सोचा होगा कि भाई भाजपा से कहीं अच्छा कांग्रेस में हमें मिल जाए, तो इसलिए वो मैं समझता हूं कि भाई उन कांग्रेस की तरफ रोक का जो ना हुआ होगा। साथियों का रुख तो बदल गया, आपका मन क्या है? आप कहां जाने वाले हैं? मेरा मन तो अड़िग है, भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, देशभक्ति के साथ। लेकिन शायद वो इस बात को जानते थे कि अगर मुझसे सलाह भी लेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं भी तो उन्हें भाजपा में ही रहने की सलाह दूंगा, तो इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया इस विषय में, ना घर बदलने के विषय में पूछा, ना पार्टी बदलने के विषय में पूछा। तो स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट है, वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं का निर्णय है, स्वयं निर्णय लेकर के वो कांग्रेस में गए हैं। लेकिन मैंने बताया ना, तो मेरे साथियों से संपर्क हुआ है, न ही किसी और साथी से बात हुई है। कोई जा रहा है नहीं जा रहा है ये भी वही बता सकता है, मैं अड़िग हूं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी 3 निर्दलीय विधायकों की सरकार से समर्थन वापसी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएम को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को सरकार गिराने में समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने व्हीप की ताकत को बड़ी ताकत कहा। जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई,
नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया। इधर 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के ऐलान के बाद हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है। बदले हुए सियासी समीकरण के बीच जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को मौजूदा सरकार को गिराने का चैलेंज दिया और कहा कि अगर विपक्ष सरकार गिराने की पहल करे तो जेजेपी साथ देने पर विचार करेगी। को अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में है, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी। भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ उन 3 लोगों को बिठा के अपनी ताकत प्रदर्शित तो करना चाह रहे हैं, मगर मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी को हटाना नहीं चाह रहे। ये कितनी चिंता का विषय है। इधर हरियाणा में सियासी हलचल के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने कहा कि जेजेपी इनेलो राज्यपाल को लिख कर दे कि वे बीजेपी के खिलाफ है, फिर कांग्रेस उनका साथ देगी। बिल्कुल हम तो देंगे और मैं समझता हूं कि जेजेपी को गवर्नर को लिख के देना चाहिए तुरंत। अगर ये मिली भगत नहीं है इनकी तो जेजेपी गवर्नर को लिख के दे और जेजेपी के साथ आईएनएलडी और जो है बाकी जो निर्दलीय जो बीजेपी के खिलाफ अपने आप को कहने का जो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, सभी गवर्नर को लिख के दें। कांग्रेस के जो हमारे 30 हमारी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, 3 हमारे जो है निर्दलीय विधायकों ने कल कांग्रेस समर्थन किया है, तो सारी स्ट्रेंथ मिलकर मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अल्पमत में आ गई है। लेकिन वो भी गवर्नर को लिख के दें, वो गवर्नर को लिख के दें कि वो जो है खिलाफ। बिल्कुल हम तो देंगे। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा सपा और कांग्रेस नेताओं के चेहरों से उड़ी हुई हवा बता रही है कि चुनाव के आधे सफर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि
हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। नाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, जिन युवाओं का पर्चा लीक हुआ है वे युवा ही बीजेपी सरकार की गर्मी शांत करेंगे। बीजेपी की भाषा बदल गई है। आरक्षण को खत्म करने वाले लोग अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इनसे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो, आप बताएं जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने हैं पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। तो राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान, ये सब लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के साथ अब लोकसभा चुनाव का ये महामुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। हालांकि अब इंतजार है 4 जून का। देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में आता है, कौन से दल के दावों पर जनता कितना विश्वास करती है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर।